व्यक्तियों में इस भूमि पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष होता रहता है, जो एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि भूमि प्रतिष्ठा अधिकारों से संबोधित किया है। इस अवधारणा में पारस्परिक समझौते के अनुसार भूमि के अधिकारों को निश्चित समय के लिए बांटा। स्वतंत्रता से पूर्व भू स्वामित्व के बारे में 3 प्रथाएं हमने बताई थी। सबसे पहले रैयतवाड़ी, हर व्यक्ति अपना माल गुजार या टैक्स सरकार को सीधे ही दान निश्चित होता था। इसमें सरकार और कृषक के बीच काल में दुर्भिक्ष और अन्य किसी आपदा में सरकार उनकी समस्या सुनती भी, काल में दुर्भिक्ष और अन्य किसी आपदा में सरकार उनकी समस्या सुनती भी थी। इसका आप समझ गए होंगे। इसमें शोषण करने वाले कोई मध्यस्थ बीच में नहीं होता था। रैयतवाड़ी में किसान अपना टैक्स स्वयं जमा करता था और टैक्स जमा करने वाला किसान रजिस्टर्ड होता था। वो अपनी जमीन पे कर्जा ले सकता था, बेच सकता। लगान ना देने की अवस्था में उसे उससे बेदखल कर दिया जाता। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था कि जो वे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वे थोड़ा बहुत शोषण कर लेते थे। और इसके अलावा सरकार पर, सरकार का मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि हम स्वतंत्रता पूर्व की बात बता रहे हैं। ब्रिटिश सरकार थी तो वे टैक्स के मामले में उन्हें अधिकारी रखने पड़ते थे और उन अधिकारियों को वेतन आदि देने में उसका गवर्नमेंट का खर्चा होता था। इस प्रथा को रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। इससे दूसरे स्तर पर आती थी महालवाड़ी। थे और वही इस प्रथा में सबसे मुख्य बेनिफिट यह था कि सरकार को सबसे बात ना करके सीधे सीधे एक किसान से बात करके उससे टैक्स ले लेती थी। इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते थे। और इसमें जो खास बात थी, सभी की सामूहिक भागीदारी होती थी और सभी को जमीन के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था और वे सभी एक तरह से करते थे क्योंकि उनका प्रतिनिधि होता था। लेकिन इस व्यवस्था के भी काफी दोष थे, क्योंकि जो मुखिया बनाया जाता था जिसे लंबरदार कहते थे, मद्रास में प्रेफरेंस तरह के लगान सरकार द्वारा लिए जाते थे। एक तो स्थायी बंदोबस्त और एक अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में पूरे जीवन के लिए एक निश्चित टैक्स या लगान निश्चित कर दिया जाता था, जिसे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था की स्थायी बंदोबस्त कहते थे। और अस्थायी बंदोबस्त में केवल कुछ समय के लिए ही लगान निश्चित किया जाता था और जब वो समय पूरा हो जाता था, जब दोबारा से दूसरी बार टैक्स का निर्धारण किया जाता था। बस इतना डिफरेंस है स्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त में। इस व्यवस्था के दोष आप देख ही चुके, बहुत सारे दोष थे कि शोषण, जो जमींदार थे, ये सबसे ज्यादा शोषण इसी काल में होता था। कृषकों की समस्या समझने का कोई भी प्रयास नहीं करता था। ब्रिटेन में इसी तरह की व्यवस्था चालू थी, लेकिन वो व्यवस्था हमारे यहां से बहुत अलग है। वहां इस तरह का शोषण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वे राजतंत्र पूरी तरह से ध्यान देता है। लेकिन अंग्रेजों ने वही जमींदारी व्यवस्था यहां चलाने की चेष्टा की। इसमें सरकार को बहुत फायदा होता था, क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरी गांव का टैक्स देता था और उसे उन्हें तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। वेतन का किसी तरह का कोई उससे लेना देना नहीं था। वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं होता था और गांव की सबसे ज्यादा जमीन पर उसका प्राप्त होता था। अधिकांश से कभी कभी तो पूरे पूरे गांव उस जमींदार के होते थे और जमीनों का लगान के हिसाब से बंटवारा करता था। और एक मुफ्त धनराशि जो सरकार द्वारा लगाई जाती थी वो सरकार को देता था। उसके बाद वो मनमानी राशि उन किसानों से वसूल करता था। ये तीनों प्रथाएं स्वतंत्रता से पूर्व की हैं। स्वतंत्रता
मिलने के बाद जमींदारी व्यवस्था को, हालांकि बहुत साहसिक कदम था जमींदारों की व्यवस्था को खत्म करना, लेकिन भारत सरकार ने इसे खत्म कर दिया और काफी हद तक, पूर्ण रूप से सफल ना होने के बाद भी काफी हद तक जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। अब आप देखिए, जमींदारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भू व्यवस्था के क्या प्रतिमान में चेंज आया। 1938 में, हालांकि 1938 में फ्लाउड कमीशन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापना की गई थी और 1947 में प्रेस कृषि भूमि कमेटी ने भी फ्लाउड कमीशन की तरह बिचौलियों और जमींदारों को पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बनाई थी। और उन्होंने एक नारा दिया था, क्या? जमीन जोतने वाले की ही। इसका मतलब था जो जमीन जोत रहा है उसी की वो जमीन है। काश्तकारों की, काश्तकार किसे कहते हैं? काश्तकार का मतलब है जिसकी अपनी जमीन नहीं होती और वो दूसरे की जमीन पर कार्य करता है। विशेष तौर से जो सेना में होते थे या हैंडीकैप होते थे या किसी वजह से और किसी कारण से अपनी जमीन पर पैदावार नहीं कर पाते थे, वे अपनी जमीन दूसरे किसानों को, जो सक्षम थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, दे देते थे और वे लोग जो उस पर पैदावार करते काश्तकार कहलाते थे। और गांव में जो पूरे गांव किसी एक का पूरी जागीर बांट देते थे। वो जागीर का मतलब यह था कि उस पूरे गांव की जमीन उस जिसको प्रेजेंट की गई है वो, या जिसे गिफ्ट दी गई है जागीर, उसकी होती थी। वो क्या काम करता था? उस जागीर को टुकड़ों में लगान के हिसाब से जो जितना काम कर सकता है उस हिसाब से बांट देता था और फिर वहां से मनमाना टैक्स वसूल करता था। उसका कुछ हिस्सा राजाओं को देता था और बाकी हिस्सा उसका होता था और उसके लिए कोई भी रूल नहीं था। वो मनमानी रूप से जितना वसूल कर सकता था, जितना किसानों को निचोड़ सकता था, जितना उसका शोषण कर सकता था, वो उनका शोषण करता था। तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख उन्होंने कहा कि जमीन जोतने वाले की ही, ये ध्यान रखना है कि कई बार पेपर में आया है। इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी शासन के बाद जमीन को जमींदारी व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। और जो व्यक्ति जमीन जोत रहे थे उनको ही वो जमीन दे दी गई। अब इसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व जैसे मूल्यों की दृष्टि से जमींदारी व्यवस्था को किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता था। इसलिए जमींदारी व्यवस्था को भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हालांकि बिचौलिए अब तक भी किसी ना किसी रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन काफी हद तक इसमें काफी कमी आई है और पहले वाली स्थिति अब नहीं है। अब आप देखिए, जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद 3 तरह की व्यवस्थाएं भारत सरकार ने दी। पहली थी भूमि दर। पहली व्यवस्था थी इसमें भूमि दर। भूमि दर वे किसान थे जो लगान का, जो उन पे लगान निर्धारित होता था, उसका 10 गुना लगान जमा करके भूमि दर के अधिकार प्राप्त कर लेते थे। भूमि दर के अधिकार क्या होते थे? वो जमीन को बेच सकता था या किसी अन्य को दे सकता था। एक तरह से भूमिधर ही सबसे वास्तविक अधिकारी या मालिक जमीन का होता था। तो भूमिधर कौन बनते थे? जिन्होंने लगान का 10 गुना, जो जमा कराते थे वे भूमिधर कहलाते थे और वे किसी भी तरह से भूमि का उपयोग कर सकते थे, बेच सकते थे, स्थानांतरित कर सकते थे, गिरवी रख सकते थे
इसके अलावा भूमिधरों को 40 साल के लिए लगान सरकार ने आधा कर दिया था, मतलब 40 साल के लगान को आधा कर देती थी। जो 10 गुना लगान जमा कर देता था तो 40 साल की कैलकुलेशन करके उसका लगान को आधा कर देती थी। दूसरे सिरे पे होते थे सीरदार। सीरदार वे किसान थे जो अपनी जोत में जोतते आ रहे हैं, कभी कभी बंधुआ मजदूरी की तरह से या बटाई पे, जैसे कहते हैं आमतौर की भाषा में बटाई पे, कई पीढ़ी से पीढ़ी जो चलते आ रहे हैं उन्हें सीरदार कहते थे। वे अपनी भूमि पर कृषि बागवानी तो कर सकते थे लेकिन उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था। बेचने का क्या, किसी कृषि को छोड़ के किसी और रूप में वे उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। उन्हें सीरदार कहा जाता था। सरकार की तरफ से ये बाउंड थे कि वे केवल उस भूमि का उपयोग कृषि संबंधी कार्यों में नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से वे उसको बेच नहीं सकते। लेकिन अगर वे भी 10 गुना पैसा, 10 गुना लगान का 10 गुना, जो एक वार्षिक लगान था उसका 10 गुना लगान जमा कर दें तो उन्हें भूमिधर बना दिया जा रहा था। सीरदार भी अगर लगान का, लेकिन कौन से सीरदार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से उस पर जमीन को बो रहे हैं और अपने जो मालिक हैं उन्हें दे रहे हैं, वे भी लगान का 10 गुना देकर भूमि पर भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर सकते थे, जमीन को बेच सकते थे। और तीसरे नंबर पर आते थे आसामी। आसामी का अर्थ था जो लोग सेना में चले जाते थे या शारीरिक रूप से इस योग नहीं थे कि वे कृषि कर सकें, तो वे भूमिधर की जमीन पर जो लोग खेती करते थे क्या उनके बटाई पे लेते थे, उन्हें भी अधिनियम के अनुसार, अधिनियम जो बनाया था स्वतंत्रता प्राप्ति के, उस अधिनियम के अनुसार कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई थी। लेकिन वे लोग भी 15 गुना लगान जमा करके भू स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। आसामियों के लिए लगान जमा करने की सीमा 15 गुना थी। यदि वे आसामी भी 15 गुना लगान जमा कर सकते तो वे भी भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लेते थे। अब मैंने आपको बताया स्वतंत्रता से पूर्व 3 तरह की यहाँ पे प्रथाएं हमारे देश में प्रचलित थी, रेयतवाड़ी, माहलवाड़ी और जमींदारी प्रथा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रहे बीच में, और कुछ लोग जमींदारी व्यवस्था से भिन्न भिन्न तरीकों से, कानून की जो रास्ते होते हैं, खिड़कियां होती हैं, उनसे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बचा लिया। लेकिन फिर भी काफी हद तक भारत सरकार सफल रही जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन में। और उसके बाद उन्होंने 3 तरह के व्यवस्थाएं दी। पहले भूमिधर जो लगान में दे रहे थे उस टाइम पे, उस लगान का 10 गुना लगान जमा करके वे भूमिधर के अधिकार प्राप्त कर लेते, अपनी जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। उसके बाद सीरदार भी अपनी जमीन पे, इनमें दोनों में, भूमिधर और सीरदार में अंतर यह है, भूमिधर जमीन के मालिक होते थे, अपनी जमीन के मालिक होते थे, लेकिन उन्हें 10 गुना लगान उन्हें भी जमा करना था, क्योंकि भारत सरकार ने सभी जमींदारी की भूमि छीन ली थी। जो खुद खेती नहीं कर रहा उसे जमीन नहीं दी गई थी, भले ही वो मालिक है उसका। इसलिए अगर वे मालिक है और जमीन का कुछ लिमिटेड हिस्सा, यानी कि पूरी जमीन अपने पास ही रख लेंगे अगर उनके पास सक्षम है, उन्होंने सीमाएं रखी थी उसकी, और उसका 10 गुना लगान देके वे उसे बेचने के और उसके अधिकार प्राप्त कर लेते थे। सीरदार वे लोग हैं जो उस पर भूमि पर जोत रहे थे और अपने जमींदारों को या मालिकों को भूमि दे रहे थे, वे भी 10 गुना लगान जमा करके भूमि के अधिकार प्राप्त कर सकते थे। और तीसरे आसामी, जो केवल जिनके जमीनों के मालिक जिन जमीनों पर काम कर रहे थे, कहीं बाहर रहते थे, शहरों में रहते थे या वे थे, असक्षम थे,
और वे केवल एक काश्तकार जो भूमि पर काम करते हैं उस तरह काम कर रहे थे। वे 15 गुना लगान देकर उस भूमि के अधिकार प्राप्त कर लेते थे। मेरे ख्याल से दोनों प्रतिमान आपको समझ में आ गए। 3 व्यवस्थाएं स्वतंत्रता से पूर्व की थी और 3 व्यवस्थाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक चली आ रही हैं। आमतौर से ये बहुत ज़्यादा इनके नाम प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था आज भी जारी है। कौन सी? भूमिदर, सीरदार और आसामी। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।